जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं एक कश्मकश में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी जिंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति के साथ इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझे पूछा, क्यों? मैंने उसके सवाल से परहेज किया। तब इससे वह नाराज हो गई। उसने अपनी हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी और मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम जानवर हो। उस रात हमने आपस में बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानती थी कि हमारी शादीशुदा जीवन को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था, उस घर पर अब नीतू का राज है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था, मुझे बस उस पर दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक के समझौते का पेपर तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% की हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब मैंने उसको वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नजर डाली, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, वह अब अजनबी सी लगने लगी थी। मुझे उसके टाइम, संसाधनों और ऊर्जा जो उसने मुझ पर खर्च किया, उसके लिए खेद हुआ। लेकिन मैंने जो कहा था मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं नीतू से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने जोर जोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों से परेशान किया था, अब और मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज पर कुछ लिख रही है। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधा सोने चला गया, और बहुत तेजी से सो गया, क्योंकि मैं नीतू के साथ एक व्यस्त दिन बिताने के बाद थक सा गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसीलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह उसने अपनी तलाक की शर्तें मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके लिए उसके कारण सरल थे। हमारी बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे भी मंजूर था, बेटा तो हम दोनों का था। लेकिन उसके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में लेके गया था। उसने रिक्वेस्ट किया कि 1 महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन हमारे साथ में बीतने वाले अंतिम दिनों को सहन किया जा सके और कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने उसका अजीब सा अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने नीतू को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर से हंसी। उसे लगा यह सच में पागलपन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चालें चलती है, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। अगले दिन 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हुआ। मैंने तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले से ही मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं रह गया था। इसीलिए जब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। डैडी ने मम्मी को गोद ले लिया है। उसके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना जगाई। शयन कक्ष से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक, मैं उसे गोद में लेकर 10 मीटर से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया। कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैं उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसकी खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ कि अब वह जवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कम ही सही, लेकिन झुर्रियाँ आ गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है।
1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया है। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझ में आत्मीयता की वापसी का आभास हुआ। अरे, यह वही महिला है जिसने मुझे अपनी जिंदगी के 10 अमूल्य साल दिए हैं। 5वें और 6ठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एकरूपता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने नीतू को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन की ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया है। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन उसे एक भी उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली। वो बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह पतली हो गई है। मुझे अब समझ में आ गया कि यही असली वजह है जो मैं उसे इतनी आसानी से उठा पाता था। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा के रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली है। अवचेतना में कभी इस बारे में सोच ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, मम्मी को गोद में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए इस 1 महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोदी में उठाकर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार न बदल दूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से चलते हुए बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं यह नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में इंटीमेसी की कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया। दरवाजा बंद किए बिना तेजी से कार में बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देर से भी मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहां चला गया जहां नीतू रहती थी। नीतू ने दरवाजा खोला और मैंने उसे कहा, सॉरी नीतू, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊंगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वो अचंभे में थी। फिर मेरे माथे को छुआ और कहा, क्या तुमको बुखार है? मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया और कहा, सॉरी नीतू, मैं तलाक नहीं लूंगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसीलिए उबाऊ था क्योंकि वो और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसीलिए नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले गया था, तब मैंने और उसने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। ऐसा लग रहा था कि नीतू अचानक शौक से जाग गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दरवाजा मेरे मुंह पर पटक दिया और फुट फुट कर रोने लगी। मैं उसके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती है। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। मैं सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम की तरफ गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा, वहां का नजारा देख मेरी बड़ी सी मुस्कान गायब हो चुकी थी। मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो मर चुकी थी। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं नीतू के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया और ना ही महसूस किया। वह जानती थी कि वह जल्दी ही मर जाएगी और वह मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझसे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिरी दम तक साथ निभाने का पूरी तरह से निभाया। हाँ, पूरा जीवन अब मुझे पछतावे की आग में जलना था, मगर अब अपने आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज्यादा प्यार करता रहा, चाहे वो मेरे साथ नहीं थी। दोस्तों, आपके जीवन के छोटे छोटे पल ही एक मजबूत रिश्ते को बनाए रखने के लिए वास्तव में मायने रखते हैं। यह हवेली, कार, संपत्ति, बैंक का पैसा, ये खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं दे सकते। इसीलिए अपने जीवन साथी को दोस्त बनाने के लिए समय निकालें।
और एक दूसरे के लिए वो छोटे छोटे काम करें जो नवीनता पैदा करते हैं और एक वास्तविक सुखी और वैवाहिक जीवन जिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे शानदार कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।